पाताल भुवनेश्वर, अनंत अंधकार की गुफा। लिखा है आरिफ शाह ने। प्रस्तावना। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की गोद में घने देवदार के जंगलों और बर्फ से ढंके पहाड़ों के बीच एक ऐसी गुफा छिपी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सीधे पाताल लोक का रास्ता है। पाताल भुवनेश्वर नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्थानीय लोग इसके आगे जाने से डरते हैं। पुराणों में लिखा है कि अहिरावण ने इसी मार्ग से भगवान राम और लक्ष्मण को उठाकर ले गया था। कहते हैं इस गुफा का ना कोई आदि है ना अंत। ये नीचे और नीचे अनंत गहराई तक जाती है और इसके भीतर एक शिवलिंग है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। भविष्यवाणी है कि जब ये गुफा की छत को छू लेगा तो प्रलय आ जाएगी। यहाँ गणेश जी का कटा हुआ सिर, 4 युगों के स्तंभ, काली माता और शेषनाग की आकृतियां मौजूद हैं। आदि शंकराचार्य ने 822 ईस्वी में इसकी खोज की थी। लेकिन क्या वाकई ये सब सिर्फ मिथक हैं या इस गुफा के अंधेरे में कुछ ऐसा छिपा है जिसे मानवीय मस्तिष्क समझने से डरता है? ये कहानी है एक ऐसे अभियान दल की जो इस गुफा के रहस्यों को उजागर करने निकला और जिसने वहां जो देखा वो उनके जीवन का अंतिम सत्य बन गया। ये कहानी डर, आस्था, वैज्ञानिक जिज्ञासा और उस सनसनीखेज सत्य के बीच की जद्दोजहद की कहानी है जो हमारी समझ से परे है। आह्वान। डॉक्टर आर्यन शर्मा का आगमन। दिल्ली का मई महीना था। हवा में तपिश थी और डॉक्टर आर्यन शर्मा के कार्यालय में चलते एसी की ठंडक के बावजूद उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। वो भारतीय पुरातत्व विभाग के एक प्रमुख भूविज्ञानी और पुरातत्वविद थे जिनकी ख्याति अतीत के रहस्यों को बेरहमी से उधेड़ने में थी। उनके सामने एक पीली पड़ चुकी डायरी पड़ी थी जिसके पन्नों पर संस्कृत और एक अजीब सी चित्रलिपि में नोट्स भरे हुए थे। ये डायरी थी उनके पिता प्रोफेसर विक्रम शर्मा की, जो 1998 में पाताल भुवनेश्वर की एक अनुसंधान यात्रा पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। आर्यन की उम्र तब सिर्फ 10 साल थी। उनके पिता की टीम के एकमात्र बचे सदस्य, एक स्थानीय गाइड ने बताया था कि प्रो शर्मा गुफा के उस हिस्से में चले गए थे जहां जाने की मनाही थी और फिर कभी बाहर नहीं आए। उनका शव तक नहीं मिला। ये घटना आर्यन के लिए एक खुला जख्म बन गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी रहस्य को सुलझाने में लगा दिया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, शिवलिंग वृद्धि का दर, गणना से परे, वो ध्वनियां, वो आवाजें, ये सिर्फ पत्थर नहीं है आर्यन, ये जीवित है और ये जाग रहा है। तभी उनके सहायक राहुल ने दरवाजा खोला। सर, डायरेक्टर साहब ने बुलाया है, एक नया प्रोजेक्ट है, सरकारी स्तर का। मीटिंग रूम में वातावरण गंभीर था। डायरेक्टर जनरल एक सेनानिवृत्त आर्मी ऑफिसर की तरह सीधे बैठे थे। उनके साथ एक साधु थे जिनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और एक युवा महिला जिसके चेहरे पर एक जिद्दी और चुभती नजर थी। आर्यन, डायरेक्टर ने शुरुआत की, ये है स्वामी ज्ञानानंद जो पाताल भुवनेश्वर के रहस्यों पर वर्षों से शोध कर रहे हैं, और ये हैं डॉक्टर अदिति मेनन, एक ब्रिलियंट बायो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने हिमालय की कई गुफाओं में अनोखे सूक्ष्मजीवी जीवन रूपों की खोज की है। आर्यन का दिल धक से रह गया। पाताल भुवनेश्वर। सरकार ने एक बहुविषयक अभियान को मंजूरी दी है, डायरेक्टर ने आगे कहा। हम पाताल भुवनेश्वर गुफा की एक पूरी वैज्ञानिक छानबीन करना चाहते हैं। भूविज्ञान, पुरातत्व, जीव विज्ञान, सब कुछ। मिथक और तथ्य के बीच के अंतर को समझना। स्वामी ज्ञानानंद ने मधुर स्वर में कहा, डॉक्टर साहब, ये गुफा सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक प्रवेश द्वार है, एक ऐसा द्वार जो भौतिक दुनिया को उससे परे की दुनिया से जोड़ता है। आदि शंकराचार्य ने इसे भुवनेश्वर कहा, यानी ब्रह्मांड का ईश्वर। यहां समय और स्थान का भ्रम हो जाता है। अदिति ने एकदम वैज्ञानिक अंदाज में कहा, मेरा मानना है कि गुफा के भीतर एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। शायद ऐसे जीवाणु या कवक जो पत्थरों में खनिजों का चयन करके उनकी संरचना बदल देते हैं, जिससे यह भ्रम होता है कि शिवलिंग बढ़ रहा है। प्रकाश की अनुपस्थिति में ऐसे जीव रासायनिक प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं जिसे लोग दिव्य ज्योति मान लेते हैं। आर्यन ने अपने पिता की डायरी की ओर देखा। ये जीवित है। डायरेक्टर ने कहा, आर्यन,
हम चाहते हैं कि तुम इस अभियान के प्रमुख बनो। तुम्हारी विशेषज्ञता, तुम्हारा निजी नजरिया इस प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। आर्यन के मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। ये वो मौका था जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था, अपने पिता के गायब होने के रहस्य को सुलझाने का। लेकिन डायरी में लिखी बातें, उस बूढ़े गाइड की डरी हुई आंखें, एक डर उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। मैं करूंगा, आर्यन ने फैसले के साथ कहा, लेकिन मुझे पूरी आजादी चाहिए और हमें सबसे आधुनिक उपकरण लेने होंगे। लेजर स्कैनर, गहराई मापक यंत्र, वायु विश्लेषक, नाइट विजन, ऑक्सीजन टैंक, सब कुछ। मंजूर, डायरेक्टर ने सिर हिलाया। तैयारी शुरू करो, 2 हफ्ते में तुम्हें निकलना है। टीम का गठन। अगले 2 हफ्ते अफरा तफरी में बीते। आर्यन ने अपनी टीम तैयार की। डॉक्टर अदिति मेनन, बायो आर्कियोलॉजिस्ट, तेज तर्रार, तर्क से चलने वाली, जिसका विश्वास सिर्फ सबूतों पर था। उसके लिए हर चमत्कार की एक वैज्ञानिक व्याख्या होनी चाहिए। स्वामी ज्ञानानंद, धार्मिक विद्वान, शांत, गंभीर, जिसकी आंखों में एक गहरा ज्ञान और एक अदृश्य डर छुपा था। वो गुफा को एक पवित्र स्थल मानते थे। कैप्टन विक्रम सिंह, सुरक्षा अधिकारी, एक सेनानिवृत्त पैरा कमांडो जिसने कई खतरनाक मिशन किए थे, मजबूत, अनुशासित और अंधविश्वास से कोसों दूर। राहुल, तकनीकी विशेषज्ञ, आर्यन का वफादार सहायक, जो तकनीक का जानकार था, जो हर नए गैजेट से प्यार करता था। केदार, स्थानीय गाइड, वही बूढ़ा गाइड जो आर्यन के पिता के साथ था। उसने पहले मना कर दिया, लेकिन आर्यन की जिद करने और पैसे के लालच में आखिरकार हां कर ली। उसकी आंखों में हमेशा एक सहमा हुआ भय रहता था। उपकरणों का एक बड़ा संग्रह इकट्ठा किया गया। हाई रेजोल्यूशन 3D मैपिंग ड्रोन, गुफा के भीतर के लिए रोबोटिक क्रॉलर, एयर क्वालिटी सेंसर, गैस क्रोमैटोग्राफ, अल्ट्रासोनिक डेप्थ गेज, हाई पावर लाइट्स, सैटेलाइट फोन। हालांकि गुफा में संपर्क टूटने की आशंका थी, और पर्याप्त राशन। आखिरी रात आर्यन अपने पिता की डायरी फिर से पढ़ रहा था। एक पन्ने पर खिंचा हुआ एक मोटा नक्शा था, जिसमें गुफा के उन हिस्सों को चिन्हित किया गया था जो आम तीर्थयात्रियों के मार्ग से हटकर थे। एक जगह पर लिखा था, अहिरावण का मार्ग, गहराई अज्ञात, वायु विषैली, ध्वनि 40 हर्ट्ज से नीचे, अवाग्य किंतु प्राणघातक, सावधान। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। कल से वो उसी रास्ते पर चलने वाला था। गुफा के द्वार पर पिथौरागढ़ की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से होते हुए एक संकरे रास्ते पर चलकर टीम पाताल भुवनेश्वर के प्रवेश द्वार पर पहुंची। प्रवेश द्वार उतना भव्य नहीं था जितना आर्यन ने सोचा था। जंगल में एक पहाड़ की तलहटी में एक संकरा, अनगढ़ सा छिद्र था, जिसके ऊपर पत्थरों से एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मंदिर में एक पुजारी बैठा था, जिसके चेहरे पर उदासी और चिंता थी। स्वामी ज्ञानानंद ने उनसे आशीर्वाद लिया। पुजारी ने आर्यन की ओर देखा, फिर केदार की ओर। उसकी आंखों में एक पहचान का भाव था। तुम वापस आ गए, पुजारी ने धीरे से कहा, केदार से। तुम्हें उसने फिर बुलाया है। केदार ने सिर झुका लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। किसने बुलाया? अदिति ने पूछा। वो जो नीचे रहता है, पुजारी ने कहा, और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो प्रार्थना में खो गए हों। टीम ने अपना सामान उतारा। कैप्टन विक्रम ने सुरक्षा प्रोटोकॉल दोहराया। हर किसी के पास एक हेलमेट, कैमरा, लाइट और एक बायोमीटर था, जो हृदय गति और तनाव के स्तर को मापता था। उन्होंने एक बेस कैंप बनाया, जहां राहुल संपर्क और डेटा का केंद्र बनकर रहने वाला था। ठीक है लोगों, आर्यन ने कहा, अपनी आवाज में दृढ़ता लाने की कोशिश करते हुए। हम यहां तथ्य जुटाने आए हैं, भावनाओं और डर पर नहीं चलना। हर चीज को रिकॉर्ड करो, हर कदम सावधानी से। वे गुफा के अंधेरे मुंह में प्रवेश कर गए। शुरुआत में रास्ता संकरा था, लेकिन चिकने पत्थरों से बना हुआ, मानो किसी ने जानबूझकर बनाया हो। दीवारों पर दिए जल रहे थे, जिनकी रोशनी में अजीबोगरीब आकृतियां नाचती दिखती थीं। हवा ठंडी और नम थी, और एक अजीब सी गंध थी, पुराने फूलों और सड़े हुए अंडे का मिश्रण। स्वामी ज्ञानानंद ने बताना शुरू किया, ये हैं 4 युगों के स्तंभ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। देखो, कलयुग का स्तंभ आधा ही है, जैसे कलयुग अभी पूरा नहीं हुआ। अदिति ने अपने उपकरणों से स्तंभों का विश्लेषण किया। दिलचस्प है, ये नेचुरल स्तंभ है, लेकिन इन पर कटाव के निशान मानव निर्मित लगते हैं। शायद किसी प्राचीन सभ्यता ने इन्हें इस तरह तराशा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल कक्ष आया।
उसके बीचों बीच एक विशालकाय शिवलिंग था जो नीचे से ऊपर तक जाता हुआ दिख रहा था। उसकी चोटी छत से महज 10-12 फीट दूर थी। आसपास के पत्थरों से एक हल्की स्वाभाविक रोशनी निकल रही थी, जिससे पूरा कक्ष एक भूतिया हरे नीले रंग में नहा रहा था। यही है वो शिवलिंग, स्वामी जी ने कहा, आवाज में श्रद्धा। कहा जाता है कि ये हर युग में 1 इंच बढ़ता है। जब ये छत को छू लेगा तो भगवान शिव तांडव करेंगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आर्यन ने अपने उपकरण निकाले। लेजर मापन से पता चला कि शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 40 फीट थी और छत से दूरी 11 फीट 6 इंच। उसने अपने पिता की डायरी में दर्ज माप से तुलना की। डायरी में लिखा था, छत से दूरी 11 फीट 9 इंच। आर्यन की सांस रुक सी गई। उसने गलती नहीं की थी। 2 दशकों में शिवलिंग 3.5 इंच बढ़ चुका था। यह प्राकृतिक कटाव से कहीं ज्यादा तेज था। असंभव, अदिति ने कहा। उसके उपकरणों ने भी वही आंकड़े दिखाए। चूना पत्थर की गुफाओं में स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स सदियों में 1 इंच बढ़ते हैं। ये किसी और प्रक्रिया का संकेत है। तभी केदार, जो अब तक चुपचाप पीछे खड़ा था, चिल्लाया, वो देखो वहां। उसने कोने की ओर इशारा किया। दीवार पर एक विचित्र आकृति थी। पत्थर में किसी जानवर का सिर उभरा हुआ था, एक हाथी का, लेकिन उसके एक दांत टूटा हुआ था और वो सिर शरीर से अलग था। गणेश जी का कटा हुआ सिर, स्वामी जी ने सिसकियां भरते हुए कहा। पौराणिक कथा सच है। लेकिन आर्यन की नजर कुछ और पर थी। उस सिर के नीचे दीवार पर एक चमकदार पदार्थ लगा हुआ था, लगभग जैसे कोई राल या गोंद। अदिति ने एक नमूना लेने के लिए अपना उपकरण बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, पूरी दीवार से एक कंपन सा गुजर गया। एक गहरी दबी हुई आवाज आई, जैसे कोई विशालकाय जानवर दूर से कराह रहा हो। सबके बायोमीटर पर हृदय गति तेज हो गई। क्या था वो? राहुल की आवाज सैटेलाइट फोन में कांप रही थी। शायद कोई पत्थर खिसका, कैप्टन विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक झिझक थी। उसने अपना राइफल तैयार कर लिया था। स्वामी ज्ञानानंद ने आंखें बंद कर लीं और ध्यानमग्न हो गए। वो नाराज है, हमने उसकी नींद में खलल डाला है। आर्यन ने अपने पिता के नक्शे को देखा। उसने एक तीर देखा जो इस कक्ष से एक संकरे मार्ग की ओर जाता था, जो आम तीर्थ मार्ग का हिस्सा नहीं था। उस मार्ग के ऊपर लिखा था, अहिरावण का मार्ग, आगे बढ़ने पर मनुष्य का अधिकार समाप्त। हम यहां से आगे जाएंगे। आर्यन ने उस तीर की ओर इशारा किया। नहीं, केदार चिल्लाया, वहां नहीं, वही रास्ता है जहां तुम्हारे पिता गए थे और वहां से कोई लौट कर नहीं आया। हमारे पास उपकरण हैं केदार, हम तुम्हारी तरह तैयार नहीं थे। स्वामी जी ने आंखें खोली। अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शायद प्रार्थना तुम्हारी रक्षा कर सके। कैप्टन विक्रम और अदिति ने हाँ में सिर हिलाया। राहुल बेस कैंप में रुका। केदार ने आंखें मूंद लीं और कांपते हुए बोला, मैं भी आता हूं, लेकिन मैं पीछे रहूंगा। वो संकरा मार्ग शिवलिंग वाले कक्ष के पीछे से शुरू होता था। वो इतना तंग था कि उन्हें एक एक करके घुटनों के बल रेंगते हुए जाना पड़ा। हवा और भी ठंडी हो गई और वो अजीब गंध तेज हो गई। उनके हेलमेट लाइट्स की रोशनी में दीवारों पर झिल्लीदार काले रंग की चीजें फैली हुई थीं, जो हल्के से फड़फड़ा रही थीं, मानो सांस ले रही हों। ये क्या है? अदिति ने अपने सैंपलर से एक नमूना लिया। उसके उपकरण ने तुरंत रीडिंग दी। जिंदा जैव फिल्म, बैक्टीरिया और कवक का एक सहजीवी समुदाय। ये किसी अज्ञात प्रजाति का है। ये हवा से सल्फर और अन्य गैसों को अवशोषित कर रहा है और ये एक अवज्ञेय कंपन पैदा कर रहा है, बहुत कम आवृत्ति, 20 हर्ट्ज के आसपास। इंफ्रासाउंड, कैप्टन विक्रम ने कहा। ये इंसानी कान नहीं सुन सकता, लेकिन इससे भय, चक्कर, यहां तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आर्यन को अपने पिता की डायरी की याद आई। ध्वनि 40 हर्ट्ज से नीचे, अवज्ञेय किंतु प्राणघातक। वो मार्ग अचानक खत्म हो गया और एक और विशाल कक्ष में खुल गया। लेकिन यह कक्ष पहले वाले से अलग था। यहां कोई दिए नहीं थे, कोई प्राकृतिक रोशनी नहीं थी, सिर्फ उनकी लाइट्स की किरणें थीं जो असीम अंधकार को चीरने की कोशिश कर रही थीं। हवा इतनी गाढ़ी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उनके ऑक्सीजन मीटर ने स्तर गिरने की चेतावनी दी। फिर उनकी लाइट्स ने दीवार पर कुछ उभार दिखाया। वे आकृतियां थीं, एक नाग की जिसके सैकड़ों सिर थे, शेषनाग, और दूसरी एक डरावनी महिला की जिसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और गले में मुंडमाला पहने हुए थी, काली माता। लेकिन इन आकृतियों को देखकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। ये पत्थर में उकेरी हुई नहीं लग रही थीं। ये लग रहा था मानो पत्थर ही उस आकार में ढल गया हो या फिर कोई जिंदा चीज पत्थर में बदल गई हो।
तभी अदिति के उपकरण से एक तेज चीख सी निकली। उसने हवा का नमूना विश्लेषित किया था। यहाँ की हवा में जिंदा कोशिकाएं हैं। उसकी आवाज में भय था। सूक्ष्म एरोसॉल के रूप में तैर रही हैं। ये मानव कोशिकाओं से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनका डीएनए ये विकृत है, मानो हजारों साल पुराना हो और टूटा फूटा। स्वामी ज्ञानानंद ने कहा, पाताल लोक, मृत आत्माओं का लोक, शायद ये उन्हीं के अवशेष है। बकवास है, कैप्टन विक्रम गुर्राया। ये किसी प्राचीन जीवाश्म या कुछ और का असर होगा। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। आर्यन ने अपनी लाइट आगे बढ़ाई। कक्ष के दूसरे छोर पर एक और संकरा मार्ग दिखाई दिया। ये मार्ग नीचे की ओर जा रहा था, इतनी खड़ी ढलान पर कि वो लगभग एक गहरे कुएं जैसा लग रहा था। उसके किनारे पर पत्थरों में कुछ निशान थे, जूतों के निशान, पुराने लेकिन स्पष्ट। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये निशान उसके पिता की जूतों के हो सकते थे। यही वो रास्ता है, उसने धीरे से कहा। यहीं से वो नीचे गए थे। केदार पीछे हट गया। मैं नहीं जा सकता, मैं यहीं रुकता हूं, मुझे माफ करना साहब। आर्यन ने उसे देखा। बूढ़े आदमी की आंखों में इतना डर था कि वो उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता था। ठीक है, तुम यहीं रुको, हम वापस आते हैं। उन्होंने रस्सियां निकाली और उस खड़ी ढलान से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे उतरते हुए तापमान और गिर गया। उनके हेलमेट पर भाप जमने लगी। नीचे से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, एक गुनगुनाहट सी, लेकिन ये गुनगुनाहट उनके कानों में नहीं, सीधे उनकी हड्डियों में घुल रही थी। अचानक कैप्टन विक्रम की रस्सी ढीली पड़ गई। वो नीचे गिरते गिरते बचा और उसका हेलमेट लाइट टूट गया। अंधेरा और गहरा हो गया। सब ठीक है? आर्यन ने पूछा। हाँ हाँ, कैप्टन की आवाज कांप रही थी। लेकिन मेरे नीचे कुछ है, कुछ नर्म और गर्म। अदिति ने अपनी लाइट नीचे की ओर घुमाई। नीचे कुछ फीट दूर कैप्टन विक्रम के पैर एक चीज पर टिके हुए थे। वो चीज मानव शरीर की तरह दिख रही थी, लेकिन वो पत्थर में बदल चुकी थी। पूरा शरीर एक ग्रे खुरदुरे पत्थर का ढेला बन गया था, लेकिन उसके चेहरे की विशेषताएं, आंखें खुली हुई, मुंह खुला हुआ, एक चीख की मुद्रा में स्पष्ट थीं। और वो पत्थर बने शरीर के कपड़े, वे आधुनिक थे, 1990s के दशक के। आर्यन का गला सूख गया। ये उसके पिता की टीम का कोई सदस्य था। भगवान, स्वामी जी ने फुसफुसाया। पत्थर बन गया, कैल्सिफिकेशन, लेकिन इतनी जल्दी? अदिति के उपकरण पागलों की तरह बीप कर रहे थे। यहाँ के विकिरण का स्तर अप्रत्याशित रूप से अधिक है, एक अज्ञात प्रकार का विकिरण, और हवा में उन कोशिकाओं की सघनता, ये असंभव है। तभी उस पत्थर बने शरीर से एक आवाज आई, एक कर्कश फुसफुसाहट वाली आवाज जो सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी, कानों से नहीं। चले जाओ, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। सब एकदम स्तब्ध रह गए। कैप्टन विक्रम ने अपना राइफल तान लिया, लेकिन निशाना किस पर लगा था? एक पत्थर पर। फिर दीवारों से वो काले रंग का जय फिल्म हिलने लगा। उससे छोटे छोटे धागे जैसे अंकुर निकलकर हवा में तैरने लगे। वे अंकुर उनकी ओर बढ़े, मानो जिंदा हों। बाहर निकलो, आर्यन चिल्लाया। अभी। वे तेजी से रस्सियों के सहारे ऊपर की ओर भागे। नीचे से वो फुसफुसाहट तेज हो गई। अब वो एक गुस्सैल गर्जना में बदल गई थी। पूरी गुफा कांपने लगी, जैसे कोई विशालकाय प्राणी जाग उठा हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि केदार वहां नहीं था, सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी, टिमटिमा रही थी। केदार, आर्यन ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वे शिवलिंग वाले कक्ष की ओर भागे। रास्ते में उन्होंने देखा कि दीवारों पर वो जय फिल्म और फैल गया था, और अब उसमें से छोटी छोटी आंख जैसी संरचनाएं निकल रही थीं, जो उन्हें देख रही थीं। बेस कैंप पहुंचकर उन्होंने देखा कि राहुल पीला पड़ा हुआ था। उसके सामने के मॉनिटरों पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो एक ही जगह घूर रहा था। राहुल, क्या हुआ? आर्यन ने उसे हिलाया। राहुल ने धीरे से कहा, सर, आप लोग तो अभी अंदर गए थे, लेकिन कैमरे से मैंने देखा आप लोग वहां से निकलकर बाहर आ गए 10 मिनट पहले, और आप लोग मेरे पीछे खड़े हैं। आर्यन की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। वो धीरे धीरे मुड़ा। उनके पीछे गुफा के प्रवेश द्वार पर 3 आकृतियां खड़ी थीं, आर्यन, अदिति और कैप्टन विक्रम की, लेकिन उनके चेहरे खाली थे, मुस्कुरा रहे थे एक अप्राकृतिक भयानक मुस्कान से, और उनकी आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ काले खाली गड्ढे। प्रतिबिंब और प्रेत, दोहरा चक्कर। अपने ही दोहरे को सामने देखकर टीम स्तब्ध रह गई। आर्यन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये क्या थे? हॉल्यूसिनेशन, गुफा की गैसों का प्रभाव, या फिर कुछ और जो उनकी समझ से परे था? उनके दोहरे ने कदम बढ़ाया। उनकी चाल में एक अजीब सी झटकेदार गति थी, मानो कोई पुतला हो जिसे अभी चलना सीखा हो। मूल आर्यन ने अपना टॉर्च उनकी ओर घुमाया। रोशनी सीधे उनके शरीर से गुजर गई, मानो वे पारदर्शी हों, लेकिन फिर भी वे वहां खड़े थे, मौजूद थे। ये कोई प्रोजेक्शन नहीं है, अदिति ने कांपती आवाज में कहा। हवा में कोई पदार्थ है, कोई एरोसॉल, जो प्रकाश को मोड़कर ऐसी छवि बना रहा है। छवि हमारी तरह चल भी तो रही है, कैप्टन विक्रम ने कहा। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी।
स्वामी ज्ञानानंद ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय। तभी रेडियो में खड़खड़ाहट हुई और केदार की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज टूटी फूटी, डरावनी थी। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे प्रेत हैं जो तुम्हें अंदर खींचना चाहते हैं। भाग जाओ जब तक बाहर निकल सकते हो। फिर रेडियो चुप हो गया। उनके दोहरे अब और करीब आ गए थे। अब आर्यन उनके चेहरे की बारीकियां देख सकता था। वो मुस्कान, वो उसकी अपनी मुस्कान थी, जैसी उसकी शादी की तस्वीर में थी, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी, कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक खाली खोल था। पीछे हटो, आर्यन ने कहा, धीरे धीरे, गुफा से बाहर। वे पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगे। उनके दोहरे भी उनकी हर हरकत की नकल करते हुए आगे बढ़ने लगे। ये एक भयावह नृत्य था, असली और प्रतिबिंब का। तभी कैप्टन विक्रम ने धैर्य खो दिया। ये बकवास बंद करो, वो चिल्लाया, और उसने अपने दोहरे के कंधे पर गोली चला दी। गोली दीवार में जा लगी। दोहरे पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन गोली की आवाज के साथ ही पूरी गुफा गूंज उठी। नीचे से वो गर्जना फिर से उठी, अब और जोरदार, गुस्सैल। दीवारों से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर गिरने लगे। बेवकूफ, आर्यन ने कहा, तुमने इसे और गुस्सा दिला दिया। किसे? कैप्टन चिल्लाया। जो कुछ भी नीचे है उसे। उनके दोहरे अचानक गायब हो गए। हवा में वो एरोसॉल बादल की तरह इकट्ठा हो गया और फिर एक नई आकृति बनाने लगा। ये आकृति विशालकाय थी, एक राक्षस की तरह, आधा मनुष्य आधा सांप, अहिरावण। स्वामी ज्ञानानंद गिर पड़े, प्रणाम करते हुए। क्षमा करो हे देव, हमने तुम्हारा विश्राम भंग किया। आर्यन ने अदिति का हाथ पकड़ा और कैप्टन को खींचा। भागो अभी। वे गुफा के बाहर की ओर दौड़े। पीछे से वो आकृति गरजना कर रही थी, लेकिन वो उनका पीछा नहीं कर रही थी। लग रहा था जैसे वो सिर्फ उस कक्ष तक ही सीमित थी। बाहर निकलकर ताजी हवा में वे जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। सूरज ढल रहा था और पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। सामान्य दुनिया का ये दृश्य उन्हें पराया सा लग रहा था। केदार, आर्यन ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो बूढ़ा गाइड गायब था। राहुल, जो अब थोड़ा संभल चुका था, बोला, सर, सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा, कोई सिग्नल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पूरा इलाका किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिर गया है। अदिति ने अपने उपकरण चेक किए। मेरे सैंपल, वे सब खाली हैं। जैव फिल्म, हवा के नमूने, सब गायब। लेकिन डेटा लॉग में वो सब रिकॉर्ड है जो हमने देखा। कैप्टन विक्रम ने अपना राइफल जमीन पर पटक दिया। ये सब क्या था शर्मा? क्या तुम्हें पता था कि हमें यहां क्या मिलेगा? आर्यन ने अपने पिता की डायरी निकाली। मुझे कुछ अंदाजा था, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। उसने टीम को डायरी के अंतिम पन्ने दिखाए और उस पत्थर बने शरीर के बारे में बताया। तुम्हारे पिता सही थे शर्मा, ये गुफा जीवित है। ये कोई स्थान नहीं, एक प्राणी है, एक प्राचीन चेतन प्राणी जो पत्थर और समय का रूप ले चुका है। शिवलिंग उसका हृदय है जो धड़क रहा है, और जब वो छत को छू लेगा तो ये प्राणी जाग जाएगा। प्रलय? आर्यन ने फुसफुसाया। नहीं, प्रलय नहीं, परिवर्तन। ये प्राणी इस दुनिया को अपने अनुरूप ढाल लेगा। जो भी इसके संपर्क में आएगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, या फिर इसका प्रेत बनकर इसे और शक्तिशाली बनाएगा। अदिति ने सिर हिलाया। अब वो वैज्ञानिक दृढ़ता खो चुकी थी। वे कोशिकाएं, वो डीएनए, ये एक प्रकार का जैविक डेटा बैंक है। ये हर उस चीज की जानकारी संग्रहित कर रहा है जो इसके अंदर प्रवेश करती है, और फिर उसकी नकल बनाता है। हमारे दोहरे, वे सिर्फ छवियां नहीं थे, वे हमारी जैविक सूचना के आधार पर बने प्रोटोटाइप थे। तो केदार, राहुल ने कहा, तो वो या तो मर चुका है या फिर वो इसका हिस्सा बन गया है, कैप्टन विक्रम ने कहा। आर्यन ने गुफा के अंधेरे मुंह की ओर देखा। उसके पिता वहां अंदर थे। शायद वो भी पत्थर बन चुके थे, या शायद वो अभी भी जीवित थे, उस प्राणी के कब्जे में। हम वापस जाएंगे, आर्यन ने अचानक कहा। क्या, पागल हो गए हो? कैप्टन विक्रम चिल्लाया। मेरे पिता अंदर हैं और हमें पता करना है कि इसे कैसे रोका जाए। ये परिवर्तन कैसे रुकेगा? स्वामी ज्ञानानंद ने गहरी सांस ली। शास्त्रों में एक कथा है, जब अहिरावण ने राम लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया तो हनुमान जी ने उन्हें बचाने के लिए वहां प्रवेश किया। लेकिन उन्होंने अहिरावण को नहीं मारा, उन्होंने उसकी पूजा की, उसे प्रसन्न किया और फिर राम लक्ष्मण को मुक्त करवाया। तो तुम कहना चाहते हो कि हमें इस प्राणी की पूजा करनी चाहिए? अदिति ने पूछा। शायद संवाद करना होगा, इसे समझाना होगा कि हम दुश्मन नहीं हैं, या फिर इसे वो चीज देनी होगी जिसकी इसे तलाश है। और वो क्या है? आर्यन ने पूछा।
शायद शांति या फिर एक बलिदान। रात हो गई थी। टीम ने बेस कैंप में रुकने का फैसला किया। कोई नींद नहीं आई। हर कोई गुफा की ओर देखता रहा। ये सोचता रहा कि क्या वो अंधेरा बाहर की ओर फैल रहा है। आधी रात को आर्यन ने एक आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट। वो उसके हेलमेट के हेडफोन से आ रही थी, जो अभी भी उसने पहना हुआ था। आर्यन, बेटा। आर्यन का खून जम गया। ये आवाज उसके पिता की थी। मैं यहां हूं, अंदर। ये मुझे निगल रहा है। धीरे धीरे। तुम्हें आना होगा, अकेले। तभी ये रुकेगा। पिताजी, आर्यन ने फुसफुसाया, वादा करो, अकेले आओगे। तुम्हारे दोस्त सुरक्षित रहेंगे। मेरी डायरी, आखिरी पन्ना, उसे पढ़ो। संपर्क टूट गया। आर्यन ने जल्दी से डायरी खोली। आखिरी पन्ने के पीछे एक छिपा हुआ पन्ना था, जिस पर एक और नक्शा था। यह नक्शा गुफा के उस हिस्से को दिखा रहा था जहां वो पत्थर बना शरीर मिला था, लेकिन उससे आगे एक गुप्त कक्ष था जो एक झरने के पीछे छिपा हुआ था। उस कक्ष में एक चिन्ह बना हुआ था, एक नाग जो अपनी पूंछ को खा रहा है, अनंत का प्रतीक। और नीचे लिखा था, उरोबोरस, समय का चक्र। इसका हृदय यहां धड़क रहा है। इसे तोड़ो तो चक्र टूट जाएगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। जो तोड़ेगा वो हमेशा के लिए इस चक्र में फंस जाएगा। आर्यन ने पन्ना बंद किया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके पिता ने उसे बुलाया था और अब उसे पता था कि क्या करना है। लेकिन क्या वो अपने दोस्तों को बताएं? क्या वो उन्हें और खतरे में डाले? उसने बाहर देखा। अंधेरे में गुफा का प्रवेश द्वार एक खुली हुई काली गुफा की तरह लग रहा था, जो उसे निगलने को तैयार थी। वो जानता था कि उसे अंदर जाना होगा, अकेले। अहिरावण का हृदय, अकेला सफर। सुबह होने से पहले, जब बाकी सब गहरी नींद में थे या सोने का बहाना कर रहे थे, आर्यन ने चुपचाप अपना बैग तैयार किया। उसने जरूरी उपकरण लिए, एक हैमर और चिजिल, शायद कुछ तोड़ने के लिए, रस्सी, टॉर्च, ऑक्सीजन मास्क और अपने पिता की डायरी। उसने कैप्टन विक्रम की पिस्तौल भी ले ली, हालांकि उसे शक था कि ये काम आएगी या नहीं। वो बाहर ही निकल रहा था कि एक आवाज ने रोका। तुम्हें लगता है तुम इतने समझदार हो कि हमें छोड़कर जा सकते हो? अदिति एक पेड़ के पीछे से निकली। उसकी आंखों में नाराजगी और चिंता थी। अदिति, ये रिस्की है। मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकता। आर्यन, हम पहले ही खतरे में हैं। तुम्हारे पिता की आवाज तुम्हें अकेले लुभा रही है। ये एक जाल हो सकता है। पता है, लेकिन मुझे जाना होगा। तो हम साथ चलेंगे। नहीं, पिताजी ने कहा था अकेले आओ। और तुम्हें लगता है वो तुम्हारे पिता ही थे? अदिति ने पास आकर कहा। उस जगह ने हमारी नकल की आर्यन। वो तुम्हारे पिता की आवाज की नकल क्यों नहीं कर सकता? आर्यन ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो स्तब्ध रह गया। लेकिन डायरी में छुपा पन्ना, वो भी एक हिस्सा हो सकता है। ये प्राणी, अगर ये वाकई इतना बुद्धिमान है, तो ये हमारे डर, हमारी इच्छाओं का फायदा उठा सकता है। तुम अपने पिता को खोजना चाहते हो, ये उसी का इस्तेमाल कर रहा है। आर्यन ने गुफा की ओर देखा। अदिति की बात में दम था, लेकिन फिर भी एक संभावना थी कि उसके पिता जीवित थे और वो उस संभावना को नहीं छोड़ सकता था। मैं वादा करता हूं, सावधान रहूंगा। अगर मैं 24 घंटे में वापस नहीं आया तो तुम लोग यहां से निकल जाना और सेना को बुलाना, इस जगह को बंद करवाना, बम से उड़ा देना, कुछ भी। अदिति ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम मूर्ख हो आर्यन शर्मा, एक भावुक, जिद्दी मूर्ख। उसने उसे जोर से चूमा। वादा करो कि वापस आओगे। आर्यन ने सिर हिलाया। गला भरा हुआ था। फिर वो गुफा के अंधेरे में समा गया। इस बार उसने सीधे उस खड़ी ढलान की ओर रुख किया जहां पत्थर बना शरीर मिला था। रास्ता पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों पर वो जैव फिल्म अब और सघन हो गई थी और उसमें से एक हल्की सी चमक आ रही थी, मानो जुगनू फंसे हों। हवा में वो गुनगुनाहट फिर से थी, अब और स्पष्ट। वो उस कक्ष में पहुंचा जहां पत्थर बना शरीर था, लेकिन अब वो शरीर वहां नहीं था। सिर्फ वहां एक धसा हुआ निशान था जहां वो पड़ा था। क्या वो हिल गया था या किसी ने उठा लिया था? आर्यन ने नक्शा देखा। गुप्त कक्ष झरने के पीछे था। उसने आसपास देखा। एक तरफ दीवार से पानी टपक रहा था, लेकिन कोई झरना नहीं दिख रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी, पानी के गिरने की। वो आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी। उसने दीवार को टटोला। वो खोखली लगी। उसने हैमर और चिजल से दीवार पर वार किया। पत्थर आसानी से टूट गया, मानो वो खोखला और भुरभुरा हो। अंदर एक संकरा रास्ता था। उसमें से ठंडी हवा और पानी की आवाज आ रही थी। वो रेंग कर अंदर गया। रास्ता एक और कक्ष में खुला, और ये कक्ष अद्भुत था। ये एक गोलाकार कक्ष था जिसकी छत से स्टैलेक्टाइट्स लटक रहे थे और नीचे से स्टैलेक्माइट्स उभरे हुए थे। बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसमें से एक झरना ऊपर की ओर बह रहा था।
गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पानी नीचे से ऊपर की ओर उड़ रहा था और छत से टपक रहा था, एक अंतहीन चक्र बनाते हुए। और तालाब के बीच में एक पत्थर का टुकड़ा था जो लगातार घूम रहा था। उस पर वही निशान था, नाग अपनी पूंछ खा रहा है, उरोबोरोस। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज कक्ष के किनारे पर थी। वहां 3 और पत्थर बने शरीर थे। एक उसके पिता प्रोफेसर विक्रम शर्मा का था। वो घुटनों के बल बैठा था, एक हाथ आगे बढ़ाए हुए, मानो कुछ लिख रहा हो। उसके दूसरे हाथ में उसकी डायरी थी जो अब पत्थर में तब्दील हो चुकी थी। दूसरा शरीर केदार का था, वो डर के मारे मुंह खोले खड़ा था। और तीसरा शरीर आर्यन का ही था। आर्यन का दिल एकदम थम सा गया। वो अपनी ही पत्थर बने दोहरे के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शांत समर्पण भरी मुस्कान थी। नहीं नहीं, ये अभी नहीं हुआ, ये भविष्य है, या एक चेतावनी। तभी तालाब के बीच वो घूमता हुआ पत्थर चमकने लगा। उसकी चमक में छवियां उभरने लगी। आर्यन ने देखा, उसके पिता की टीम गुफा में प्रवेश कर रही है। वे इसी कक्ष में आते हैं। प्रोफेसर शर्मा उस घूमते पत्थर को छूते हैं और फिर पत्थर की एक लहर उनकी ओर बढ़ती है और वे एक एक करके पत्थर में बदल जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर शर्मा, वो पूरी तरह नहीं बदलते। वो अपनी डायरी में कुछ लिखते रहते हैं जब तक कि पत्थर उनकी कलम तक नहीं पहुंच जाता। छवि बदल गई। अब आर्यन और उसकी टीम दिख रहे हैं। वे गुफा में प्रवेश करते हैं, शिवलिंग को देखते हैं, फिर यहां आते हैं और फिर आर्यन उस घूमते पत्थर को तोड़ देता है। एक चमकदार विस्फोट होता है और आर्यन पत्थर में बदल जाता है। यह भविष्य था, एक संभावित भविष्य। तो यही कीमत है, आर्यन ने कहा अपने आप से। इसे तोड़ो और तुम हमेशा के लिए इस चक्र का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर वो नहीं तोड़ता तो ये प्राणी जाग जाएगा, शिवलिंग छत को छू लेगा और फिर क्या, पूरी दुनिया इसी तरह पत्थर में बदल जाएगी या कुछ और भयावह होगा। वो अपने पिता के पत्थर बने शरीर के पास गया। उनके हाथ में वो डायरी थी। उसने उसे छुआ। पत्थर ठंडा और खुरदुरा था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। प्रोफेसर शर्मा की आंखें हिली। धीरे धीरे पत्थर का रंग उनके चेहरे से हटने लगा। वो सांस लेते हुए जीवित इंसान की तरह दिखने लगे। लेकिन ये बदलाव सिर्फ चेहरे तक ही सीमित था, बाकी शरीर अभी भी पत्थर था। पिताजी, आर्यन की आवाज कांप रही थी। प्रोफेसर शर्मा की आंखें धीरे धीरे खुली। उनमें एक अनंत थकान और शांति थी। आर्यन, मेरे बेटे, तुम आ गए। पिताजी, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। मैं नहीं आर्यन, ये अब मेरा घर है। मैं इसका हिस्सा बन चुका हूं और तुम्हें भी बनना होगा अगर तुम इसे रोकना चाहते हो। रोकना कैसे? ये प्राणी, ये अकेला है आर्यन, बहुत पुराना, बहुत अकेला। ये सिर्फ संग्रह करना चाहता है, हर चीज को, हर किसी को अपने अंदर समेट लेना चाहता है ताकि वो अकेला ना रहे। लेकिन इसने एक गलती की। क्या गलती? इसने मनुष्यों को संग्रहित किया। और मनुष्य, हम अकेले नहीं रह सकते। हमारी चेतना, हमारी भावनाएं, ये इसे समझ नहीं पा रहा है। हमारी यादें, हमारे सपने, ये इसके सिस्टम में एक वायरस की तरह है। मैं इस वायरस का हिस्सा बन गया हूं। मैं इसके मस्तिष्क में घुस गया हूं। प्रोफेसर शर्मा ने दर्द से कहा। पत्थर फिर से उनके चेहरे पर फैलने लगा। इसका हृदय, वो घूमता पत्थर, वो समय का चक्र है। तुम इसे तोड़ सकते हो, लेकिन तब सारा संग्रहित डेटा, सारी आत्माएं नष्ट हो जाएंगी। मैं भी, केदार भी, और जो कुछ भी यहां फंसा है वो सब। और अगर मैं नहीं तोड़ता तो ये बढ़ता रहेगा। शिवलिंग छत को छू लेगा और फिर ये पूरी पहाड़ी को, फिर पूरे इलाके को, और फिर शायद पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेगा। एक विशालकाय जीवित पत्थर का ग्रह जहां हर चीज स्थिर, शांत और अकेली होगी। आर्यन के सामने एक असंभव विकल्प था, अपने पिता और बंदी आत्माओं को नष्ट करना या पूरी दुनिया को खतरे में डालना। कोई तीसरा रास्ता नहीं है? उसने पूछा, आंखों में आंसू। प्रोफेसर शर्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद है। इसके साथ जुड़ो, मेरी तरह इसके मस्तिष्क में घुसो और इसे सिखाओ दर्द सहना, अकेलेपन को समझना, तभी ये रुकेगा। लेकिन तब तुम हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। लेकिन तुम मरोगे नहीं, तुम इसका संरक्षक बन जाओगे, इसके और बाहरी दुनिया के बीच की दीवार। पत्थर अब प्रोफेसर शर्मा के मुंह तक पहुंच चुका था। चुनाव तुम्हारा है बेटा, मुझे खोकर या सब कुछ खोकर या खुद को खोकर। और फिर वो पूरी तरह पत्थर में बदल गए। आर्यन गिर पड़ा, सिसकियां भरते हुए। वो इतना कमजोर, इतना अकेला महसूस कर रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी उसे आवाजें सुनाई दी। अदिति, कैप्टन विक्रम, स्वामी जी, वे सब उस रास्ते से आ रहे थे। आर्यन, तुम ठीक हो? अदिति ने पुकारा।
वो उनकी ओर मुड़ा। उनके चेहरे पर चिंता थी। वे उसकी मदद करने आए थे, उसका साथ देने। उसने अपने पिता की टीम की तस्वीर याद की। वे अकेले डरे हुए थे, लेकिन उसकी अपनी टीम, वे एक साथ थे। शायद यही अंतर था, शायद यही तीसरा रास्ता था। मैं ठीक हूं, उसने कहा अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए, और मुझे पता है कि क्या करना है। समय का चक्र। आर्यन ने टीम को सब कुछ बताया। पत्थर बने शरीर, घूमता हुआ पत्थर, अपने पिता से बातचीत और उसके सामने मौजूद विकल्प। सब सुनकर स्तब्ध रह गए। तो हमें इस प्राणी के दिमाग में घुसना होगा? अदिति ने पूछा। हमें नहीं, मुझे, आर्यन ने कहा। मेरे पिता ने कहा मुझे इसके साथ जुड़ना होगा, इसके अकेलेपन को समझाना होगा। यह बहुत जोखिम भरा है आर्यन। तुम्हें पता नहीं कि क्या होगा। तुम पूरी तरह पत्थर बन सकते हो, या तुम्हारी चेतना उसके अंदर खो सकती है, कैप्टन विक्रम ने कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं दूसरा विकल्प नहीं चुन सकता। मैं अपने पिता को नष्ट नहीं कर सकता, और ना ही मैं दुनिया को खतरे में डाल सकता हूं। स्वामी ज्ञानानंद ने सिर हिलाया। यही सही रास्ता है, बलिदान और करुणा का। तुम हनुमान जी की तरह हो, जो राक्षस के पेट में घुस गए थे उसे अंदर से कमजोर करने के लिए। लेकिन हम कैसे मदद करें? राहुल ने पूछा, जो अब उनके साथ आ गया था। तुम लोग यहीं रुको, आर्यन ने कहा। अगर कुछ गलत होता है, अगर मैं पत्थर बन जाता हूं, तो तुम लोग उस घूमते पत्थर को तोड़ देना। नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, अदिति ने कहा। कैसे? अदिति ने अपने उपकरणों की ओर देखा। इस जैव फिल्म का अध्ययन करके। ये एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है। ये पूरी गुफा में फैला हुआ है, जैसे कोई दिमाग हो। शायद हम इसमें कोई डेटा इनपुट कर सकते हैं, कोई मैसेज जो तुम्हारी बात को मजबूत करे। स्वामी ज्ञानानंद ने कहा। मंत्र, प्रार्थना, सामूहिक चेतना की शक्ति। अगर हम सब मिलकर ध्यान करें, हमारी पॉजिटिव ऊर्जा शायद इस नेगेटिव ऊर्जा को बैलेंस कर सके। कैप्टन विक्रम ने अपना राइफल जमीन पर रख दिया। मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं शर्मा, हमेशा से रहा हूं। आर्यन ने उन सब की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर नहीं था, एक दृढ़ संकल्प था। ठीक है, तो यही है योजना। मैं उस घूमते पत्थर को छूंगा, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। तुम लोग बाहर से मुझे सहारा दोगे। अदिति, तुम्हारे उपकरणों से कोई शांतिपूर्ण फ्रीक्वेंसी भेजो। स्वामी जी, तुम प्रार्थना करो। कैप्टन, राहुल, तुम लोग हमें सुरक्षित रखो। वो तालाब के किनारे गया। पानी अभी भी ऊपर की ओर बह रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया उस घूमते पत्थर की ओर। तैयार हो? उसने पीछे मुड़कर पूछा। सबने हां में सिर हिलाया। आर्यन ने गहरी सांस ली और फिर उसने पत्थर को छू लिया। एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने रोशनी और अंधेरे के फ्लैश दौड़ने लगे। उसे आवाजें सुनाई दी, हजारों, लाखों आवाजें, रोने की, चिल्लाने की, फुसफुसाने की। वे सब आत्माएं थीं जो इस प्राणी ने निगल ली थीं। और फिर उसे एक चेतना का सामना हुआ, विशाल, प्राचीन और बर्फ जैसी ठंडी। इतनी अकेली कि उस अकेलेपन ने आर्यन के दिल में एक गहरा दर्द पैदा कर दिया। ये प्राणी था। आर्यन ने अपने विचार उसकी ओर भेजे। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। प्रतिक्रिया तत्काल और भारी थी। चला जा, तू नया है, तू दर्द लाएगा। सब दर्द लाते हैं। दर्द? क्या दर्द? यादें, इच्छाएं, अधूरेपन का दर्द। तुम मनुष्य, तुम हमेशा कुछ चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, और जब तुम मेरे अंदर आते हो, तुम वो दर्द मेरे साथ लाते हो। मैं उसे सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें पत्थर बना देता हूं। पत्थर में कोई दर्द नहीं होता। आर्यन को एहसास हुआ, ये प्राणी सिर्फ संग्रह नहीं कर रहा था, ये दर्द से बचना चाहता था। मनुष्यों की भावनाओं, उनकी यादों का दर्द। लेकिन दर्द के बिना आनंद भी नहीं होता, आर्यन ने सोचा। प्यार नहीं होता, उम्मीद नहीं होती। प्यार, उम्मीद, ये सब दर्द के ही रूप हैं। तुम प्यार करते हो और फिर खो देते हो, उम्मीद करते हो और फिर निराश होते हो। मेरा तरीका बेहतर है, शांत, स्थिर, अनंत। बाहर अदिति के उपकरण बीप कर रहे थे। उसने एक लो फ्रीक्वेंसी वेव भेजी, जो शांति और सद्भाव का संदेश दे रही थी। स्वामी ज्ञानानंद जप कर रहे थे। उनकी आवाज में एक शक्ति थी जो गुफा की दीवारों में गूंज रही थी। प्राणी ने झटका महसूस किया। ये क्या है? ये आवाजें? इनमें दर्द नहीं है, इनमें शांति है। ये मेरे दोस्त हैं, आर्यन ने सोचा। वे मुझे शक्ति दे रहे हैं, वे मुझसे प्यार करते हैं, और इस प्यार में कोई दर्द नहीं है, सिर्फ साथ है। उसने अपनी यादें खोल दी।
अपने पिता के साथ बिताए पल भले ही कम थे लेकिन खुशी से भरे। अदिति का चुंबन, कैप्टन की वफादारी, स्वामी जी का आशीर्वाद, राहुल की मददगारी। प्राणी इन भावनाओं से घिर गया। ये हिचकिचा रहा था, ये दर्द से डरता था, लेकिन इन नई गर्मजोशी भरी भावनाओं ने इसे आकर्षित किया। साथ? प्राणी ने पूछा, जैसे उस शब्द का अर्थ ढूंढ रहा हो। हाँ, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें हमें निगलना बंद करना होगा, हमें जीने देना होगा। लेकिन अगर मैं निगलना बंद कर दूं तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। नहीं, हम तुमसे दोस्ती कर सकते हैं, तुम्हारे संरक्षक बन सकते हैं। हम तुम्हें और भावनाएं दिखाएंगे, संगीत, कला, प्रेम, बिना निगले, बिना नष्ट किए। ये एक जोखिम भरा प्रस्ताव था। प्राणी सदियों से अपने तरीके से जी रहा था, क्या वो बदल सकता था? तभी आर्यन ने अपने पिता की आवाज फिर से सुनी, लेकिन अब वो प्राणी के विचारों के साथ मिली हुई थी। इसे स्वीकार करो बेटा, ये ठीक है, मैं तैयार हूं। प्रोफेसर शर्मा और अन्य सभी बंदी आत्माएं अपनी मुक्ति की कीमत पर भी इस प्राणी को बदलने के लिए तैयार थे। प्राणी ने एक लंबी मानसिक सांस ली। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा होगा तो मैं रुक जाऊंगा। यही काफी है, आर्यन ने सोचा। और फिर कुछ हुआ। घूमता पत्थर धीमा हो गया और फिर रुक गया। ऊपर की ओर बहता झरना नीचे गिरने लगा, सामान्य रूप से। पूरी गुफा से वो गुनगुनाहट खत्म हो गई। दीवारों पर वो जैव फिल्म मुरझाने लगी और उसकी चमक धीमी पड़ गई। शिवलिंग का बढ़ना रुक गया। आर्यन ने अपना हाथ हटा लिया। वो थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। हो गया, उसने फुसफुसाया। उसने मान लिया। अदिति ने उसे गले लगा लिया। सब खुशी से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन खुशी ज्यादा देर न टिकी। केदार का पत्थर बना शरीर हिलने लगा, पत्थर की परतें टूटने लगीं और फिर असली केदार ने एक लंबी सांस ली और आंखें खोलीं। वो जिंदा था पूरी तरह से, लेकिन उसकी आंखों में वही डर नहीं था, एक शांति थी। ये चला गया, उसने कहा। वो आवाज, वो चली गई। और फिर एक एक करके दूसरे पत्थर बने शरीर भी जिंदा होने लगे, प्रोफेसर शर्मा समेत। वे सब धीरे धीरे पत्थर से मुक्त हो रहे थे, लेकिन प्रोफेसर शर्मा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। आर्यन, तुमने कर दिया, तुमने इसे समझा दिया, लेकिन अब इसे एक संरक्षक की जरूरत है, कोई जो इसके और तुम्हारी दुनिया के बीच का पुल बने। आर्यन ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं पिताजी, और मैं तैयार हूं। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगा। मैं पहले से ही इसका हिस्सा हूं, मेरी चेतना इसके साथ मिल चुकी है। मैं ही इसका संरक्षक बनूंगा। पिताजी, आप? मैं बहुत सालों से मरा हुआ था आर्यन, अब मैं जिंदा हूं, एक नए रूप में, और मैं यहीं रहकर यह सुनिश्चित करूंगा कि ये प्राणी फिर से अंधेरे की ओर ना मुड़े। तुम जाओ, अपनी जिंदगी जियो, अदिति के साथ। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। ये विदाई थी, एक सही लेकिन दर्दनाक विदाई। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, उसने कहा। जरूर आना, और डायरी रख लेना, उसमें सब कुछ लिखा है। टीम ने गुफा से बाहर निकलना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखने पर आर्यन ने देखा कि उसके पिता और केदार द्वार पर खड़े थे, उन्हें विदा कर रहे थे, और उनके पीछे गुफा की दीवारों पर वो जैव फिल्म अब एक सौम्य नीली रोशनी में चमक रही थी, जैसे रात में आकाश के तारे। बाहर निकलकर सूरज की रोशनी में सबने एक दूसरे की ओर देखा। वे बदल चुके थे। उन्होंने ऐसा कुछ देखा था जो विज्ञान और आस्था दोनों की सीमाओं से परे था। तो कैप्टन विक्रम ने कहा, अब हम रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? आर्यन ने मुस्कुराया। हम लिखेंगे कि पाताल भुवनेश्वर एक अनोखा भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिक तंत्र है जिसकी रक्षा करनी चाहिए, कि यहाँ का शिवलिंग एक दुर्लभ नाकृतिक संरचना है जो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, और कि ये स्थान भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक अमूल्य हिस्सा है। और जो कुछ हमने देखा, वो प्रेत, वो पत्थर बने शरीर? राहुल ने पूछा। वो गुफा की विशेष परिस्थितियों में पैदा हुई सामूहिक भ्रम की स्थिति थी। निम्न ऑक्सीजन, इंफ्रासाउंड और जैव फिल्म से निकलने वाले साइकोएक्टिव कणों का संयोजन। स्वामी ज्ञानानंद ने मुस्कुराया। और मैं कहूंगा कि हमने ईश्वर के एक रूप का साक्षात्कार किया, और वो रूप करुणामय था। वे चले गए। पाताल भुवनेश्वर फिर से शांत हो गया, लेकिन अब इसकी शांति में एक नया भाव था, एक प्रतीक्षा का भाव। प्रतीक्षा उनकी जो फिर से आएंगे, प्रतीक्षा उस संरक्षक की जो अंदर रहकर उसकी रक्षा कर रहा था।
और गुफा के भीतर प्रोफेसर विक्रम शर्मा एक पत्थर पर बैठे उस प्राणी के साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। उन्होंने उसे पहला पाठ पढ़ाना शुरू किया था, मानवीय भावनाओं का पाठ, दर्द के बिना आनंद का, अकेलेपन के बिना साथ का। शिवलिंग अब भी वहीं था, लेकिन अब वो बढ़ नहीं रहा था, शायद कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रलय टल गई थी, एक बलिदान और एक नई शुरुआत के द्वारा।